राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पार्ट 2 के वीडियो में इसके जो प्रावधान बच गए थे उनका अध्ययन करेंगे। कल जो पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो था उस वीडियो के अंतर्गत हमने मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये कब लागू हुआ, इसके अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको समझने का प्रयास किया है। ये देख ही लिया था हमने कि भाई राजस्थान का एकीकरण कब होता है, 30 मार्च 1949 को होता है। उसके बाद में ये मांग उठती है किसानों की भूमि के लिए और उसी के परिणाम स्वरूप 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यानी राजस्थान टेनेंसी एक्ट आ जाता है। टेनेंसी एक्ट कब लागू होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर 1955 में यह लागू हुआ था। उसके बाद में इसमें 15 अध्याय हैं और 260 धाराएं हैं। इसकी विशेषताओं में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि भाई इसने यूनिफॉर्म लैंड से रिलेटेड जो लॉ था उनको यूनिफॉर्म रूप दे दिया कि पूर्व में जितने भी थे उनको एक जगह कर दिया। दूसरा, मेन जो लैंड होल्डर के रूप में इसने राज्य को बताया। तीसरा, इसने कहा कि जो मतलब होल्डिंग रखते हैं जो भी काश्तकार उनके कुछ प्राइमरी राइट्स होते हैं। उसके बाद के अंदर कि अवैध बेदखली आप नहीं कर सकते हैं और साथ ही SC ST की जो ज़मीन है उसको मतलब जनरल कास्ट के व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है। और इसके अलावा जो काश्तकार होता है या अभिधारी होता है उसे अपनी ज़मीन के इम्प्रूवमेंट का भी अधिकार होता है। अतिक्रमण से सुरक्षा और स्टे 19 का के तहत स्टे लाने के अधिकार के विषय में बताया था। कृषि, हमने कृषि वर्ष पढ़ ही लिया है कि भाई 1 जुलाई से लेके और 30 जून तक होता है कृषि वर्ष। कृषि क्या होती है, कृषि के अंदर हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखी थी HDFC CPT। तो H फॉर हॉर्टिकल्चर हो गया, D फॉर डेयरी हो गया, F फॉर फॉरेस्ट्री हो गया एंड C फॉर कैटल ब्रीडिंग हो गया। और CPT में आ जाएगा कॉफ़ी आ जाएगा आपका और पोल्ट्री एंड टी प्लांटेशन आ जाएगी। कृषक किसे कहते हैं, कृषक या तो खुद खेती कर ले, खुद काश्त हो जाए, या फिर अपने लेबर या टेनेंट के द्वारा वह खेती करवाता है और उसकी जो लाइवलीहुड होता है उसका मेजर पार्ट वो एग्रीकल्चर से प्राप्त करे तो उसे कृषक कहा जाता है। बिस्वेदार कौन होता है, बिस्वेदार मतलब जिसे गांव की एक जमीन, पूरी गांव या पूरी जमीन का कुछ हिस्सा प्रथा के तहत दिया जाता है और वह राइट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर उस रूप से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर दर्ज होता है तो उसे बिस्वेदार कहा जाता है। फसल हो गई तो फसल में ऐसा नहीं है कि केवल गेहूं ज्वार बाजरा ही होता है। फसल के अंदर हमें झाड़ियाँ, श्रब्स, बुशेस, पौधे एंड लताएं देखने को मिलती हैं। मतलब गुलाब का फूल हो, चाहे गुलाब के चाहे पेड़ हो या झाड़ियाँ हो, मेहंदी की झाड़ियाँ हो गई, केले और पपीता हो गए, ये सारे क्रॉप्स में आते हैं, फसल में आते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात हमने कल पढ़ी थी कि फॉडर, चारा और जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फसल के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। फिर हमने लैंड होल्डिंग और ग्राउंडलैंड के संबंध में पढ़ा था। तो लैंड तो क्या होता है, गांव के पास में पूरी की मतलब कि एक गांव की ज़मीन होती है जिसमें कुछ भूमि पे आबादी भूमि होती है और बाकी पे एग्रीकल्चर की जाती है तो उसे कहा जाता है लैंड। और उस लैंड के अंदर एक व्यक्ति विशेष जो होता है जितना पार्ट होल्ड करता है उसे होल्डिंग कहते हैं और इस होल्डिंग के एक पार्ट के अंदर पेड़ों का एक झुंड लगाया हुआ होता है, उसे ग्राउंडलैंड बोला जाता है, जहाँ पे प्राइमरी रूप से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं की जाती हैं। लैंड को हमने मतलब लैंड और होल्डिंग के अंदर एक डिफरेंस होता है, वो हमने पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। फिर इजरा और ठेका हो जाएगा। इसके अंदर जो खुद की ज़मीन होती है ना उसे मतलब इजरा या ठेके पे दिया जाता है और रेंट लिया जाता है। होल्डिंग हो ही गई, जितना पार्ट मैं होल्ड कर रही हूँ, ग्राउंडलैंड हो ही गई। अब सुधार या इम्प्रूवमेंट आ गया। तो सुधार या इम्प्रूवमेंट में ये होता है, एक तो होता है कि भाई वो मतलब अपनी जो होल्डिंग है उस होल्डिंग में कोई नलकूप बना ले, बाड़ा बना ले, टिन शेड लगा दे, 1-2 कमरे बना दे, या फिर ऐसा कोई कार्य कर दे कि जिससे उसकी जो होल्डिंग है उसका मूल्य बढ़ जाए। जैसे पानी स्टोरेज के लिए टैंक कुआं आदि का निर्माण कर ले, बाढ़ या बारिश के समय कटाव ना हो तो ऐसी मेड़बंदी वगैरह कर दे वह है। इसके अलावा तारबंदी वगैरह कर ले, भूमि को समतल कर दे, साफ कर दे, या फिर कोई पास में कोई भवन बना ले लाइक वेयर हाउस है, पूर्व में हुए सुधार के कार्यों का नवीनीकरण कर दे। तो इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, कौन कौन कर सकता है इम्प्रूवमेंट, खातेदार, गैर खातेदार, शिकमी और खुदकास्ट सभी मतलब इसको कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट को। फिर खुदकास्ट हो गया जो स्वयं करते हैं, कई नाम है इसके, घरखेड़, सीरी, निजी जोत और हवाला। लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली 5 के सब क्लोज 25 में है। तो मतलब होती तो उसके नाम पे है लेकिन वह स्वयं ना करके और अपने लेबर या अपने सुपरविजन में वो एग्रीकल्चर का कार्य करवाता है।
फिर लैंड ओनर और लैंड होल्डर आ गया। तो जो लैंड ओनर होते हैं ये तो आज के ज़माने में कंसेप्ट ही ख़त्म हो गई, क्योंकि राजा रजवाड़े जो थे उन्हें लैंड ओनर कहा जाता था, भूमि के मालिक कहा जाता था। लेकिन आज लैंड होल्डर की कंसेप्ट और ये लैंड होल्डर जो मेन है राज्य है, और इसके अलावा जो रेंट या रेवेन्यू प्राप्त करता है वो होता है लैंड होल्डर। लैंडलेस पर्सन वो होता है जिसके नाम पर कोई ज़मीन नहीं हो, उसके परिवार के नाम पे भी नहीं होनी चाहिए, वो होता है आपका लैंडलेस पर्सन। फिर मालिक आ ही जाएगा, जमींदार विस्वेदार वगैरह हो गए जो आज के ज़माने में अस्तित्व में नहीं है। ऑक्यूपाइड लैंड और अनऑक्यूपाइड लैंड आ जाएगी। तो ऑक्यूपाइड लैंड जो होती है, जो राजस्व के रिकॉर्ड में मैं रखती हूँ, वो तो मेरी ऑक्यूपाइड लैंड हो गई, जो मेरी होल्डिंग है। और मेरे पास की जो लैंड के अंदर मेरे पास वाली जो होल्डिंग की ज़मीन है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये मेरी ज़मीन है पास वाली जी, तो मैं इसको पानी स्टोरेज के लिए, मेरे पशुओं को चराने के लिए, इन सब के लिए यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसका रेंट भी पे करने को तैयार हूँ। यदि कोई लेना चाह रहा है तो ये जो रेंट पे होगा वो सायर होगा। तो ये ज़मीन तो ऑक्यूपाइड लैंड हो गई और ये अनऑक्यूपाइड लैंड हो जाएगी आपकी। फिर आता है पास्चर लैंड हो गया, ये गांव के पास में होता है और ये चारागाह भूमि होती है जिसमें पूरे गांव के जो पशु होते हैं वो चराए जाते हैं। रेंट रेवेन्यू हो गया। तो आपका जो रेंट होता है और रेवेन्यू, रेंट तो जो होता है वो लैंड होल्डर को दिया जाता है। मतलब मैं लैंड यूज़ करूंगी और इस लैंड को यूज़ करने के रिगार्डिंग मैं आपको रेंट दे रही हूँ। रेंट देने पर मेरा एक पर्टिकुलर राइट बन जाएगा और मैं उस चीज़ का उपयोग करूंगी। रेवेन्यू जो होता है ये एग्रीकल्चर के लिए एक प्रकार का टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। लेकिन इसमें ये रेंट जो होता है कैश और काइंड दोनों के रूप में होता है, बट रेवेन्यू जो होता है वह कैश के रूप में होगा, काइंड के रूप में नहीं होगा। हम अधिकार, मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने टैक्स दिया पैसा मेरे पे खर्च करो, नहीं, ये कि मतलब हर व्यक्ति के ऊपर इसको यूज़ हो सकता है। सायर हो ही गया। अनऑक्यूपाइड लैंड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके संबंध के अंदर जो रेंट दिया जाता है उसको सायर कहा जाता है। अब इस प्रकार से हम कल के वीडियो में ये महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, विशेषताएं, इनको पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो के अंदर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है टेनेंट एंड सब टेनेंट हो गया। तो टेनेंट तो जो है वह धारा 5 के सब क्लोज 43 में है, और वही सब टेनेंट या सिकमी अभिधारी जो है वो आपका 5 के सब क्लोज 41 में है। टेनेंट तो क्या है कि भाई ये होल्ड लैंड है और ये मेरे नाम अलॉट है, मतलब ये मेरी होल्डिंग है और मैं इस पर खेती कर रही हूँ। तो यहाँ से मेरी एग्रीकल्चर इनकम जो है मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ और सरकार को इसके एवज में मैं टैक्स और रेवेन्यू दे रही हूँ। तो मैं हो गई टेनेंट, और सरकार जो मेरे से टैक्स और रेवेन्यू ले रही है वो हो गई लैंड ओनर। वही सब टेनेंट ये होती है कि मेरी होल्डिंग है और मैंने किसी थर्ड पर्सन को मेरे अंडर पे या मेरे बिहाफ पर काम करने, मतलब एग्रीकल्चर काम करने के लिए वो होल्डिंग दे दी, तो वो हो गए सब टेनेंट। तो सीरी, सिकमी, ये सारे वर्ड जो हैं सब टेनेंट के लिए यूज होते हैं, सीरी और सिकमी। यदि मैं डायरेक्ट, अब जैसे ये सब टेनेंट है तो ये सब टेनेंट यदि डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, सरकार को यदि डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, तो वो सब अधिकार इसको प्राप्त हो जाएंगे जो एक टेनेंट को प्राप्त होते हैं। और यदि सब टेनेंट जो अपना रेंट जो होता है वो टेनेंट को पे कर रहा है, तो यहाँ पे लैंड होल्डर जो होगा वह टेनेंट होगा। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी देखी जाती है किसके पास है, टेनेंट में तो उसके खुद के पास है, और सब टेनेंट में टेनेंट के पास भी हो सकती है और सब टेनेंट के पास भी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नालबट। नालबट इस एक्ट के तहत दी गई सबसे अंतिम महत्वपूर्ण परिभाषा है। यह है जो धारा 5 के सब क्लोज 47 में दी गई है। नालबट से आशय क्या है, ये मेरी ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर मैंने अपना कुआं बना रखा है या नलकूप बना रखा है, तो मैं इसके पानी को दूसरे वाले खेत वाले को सिंचाई के लिए देती हूँ, और उस एवज के अंदर मुझे जो नगद या कैश और काइंड के रूप के अंदर जो वस्तु के रूप में जो पैसा प्राप्त हो रहा होता है उसे नालबट कहा जाता है। अब हम देखेंगे भाई क्लासेस ऑफ टेनेंट। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं टेनेंट। टेनेंट के लिए क्या बोला, टेनेंट के लिए हमने बोला है कि जिसकी होल्डिंग हो, ये इसकी होल्डिंग है और इस होल्डिंग के लिए वो किसको रेंट, या तो रेंट पे करता है या रेवेन्यू पे करता है गवर्नमेंट को। तो ये जो टेनेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टेनेंट जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। लर्न कर लेना कि धारा 14 के अंदर बताए गए हैं 4 प्रकार के टेनेंट।
खातेदार, गैर खातेदार, खुदकास्ट और मालिक। कौन कौन हो गए? खातेदार, गैर खातेदार, खुदकास्ट और मालिक हो गए। ये क्लासेस ऑफ टेनेंट हैं। अब क्या होता है कि धारा 14 के अंदर तो इसने क्लासेस ऑफ टेनेंट या अभिधारियों का वर्गीकरण बता दिया। वहीं ये धारा 16 के अंदर हमें वो लैंड बताएगा जिनके हम जो खातेदारी राइट्स होते हैं वो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी भूमियां भी होती हैं। तो इन भूमि में सबसे पहले तो आ गई गोचर भूमि हो गई। हम यदि मैं गांव के आसपास रह रही हूँ तो गांव के आसपास क्या होती है? एक तो गोचर भूमि होती है। तो गोचर ये गांव है तो गोचर भूमि होती है, उसके खातेदारी अधिकार आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तालाब या नदी के पेटे की जो भूमि होती है उसके खातेदारी अधिकार आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर मेरे खेत के आसपास में कोई जलमग्न कृषि हो रही है जहाँ सिंगाड़ा वगैरह उग रहे हैं तो उसके खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। और यदि कहीं पे झूम कल्टीवेशन हो रहा है, स्थानांतरित कृषि हो रही है, उसके भी हम खातेदारी अधिकार जो होते हैं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी बाग की कोई भूमि हो गई या फिर कोई सार्वजनिक मतलब सरकारी भूमि हो गई, गवर्नमेंट की लैंड हो गई, या फिर कोई ऐसी भूमि जहाँ सैनिक पड़ाव है, वो भी हम खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी भूमि छावनी की भूमि हो गई या फिर रेल और नहर, जैसे रेल जा रही है या नहर जा रही है तो उसके बाउंड्री के आसपास की जो भूमि होती है वो हो गई। सरकारी वन की बाउंड्री की भूमि, म्युनिसिपल खाइयाँ, सिटी में देखें तो म्युनिसिपल खाइयों की भूमि हो गई। या फिर जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसने एग्रीकल्चर के पर्पज से यदि कोई भूमि ले रखी है या फिर कोई प्लेग्राउंड के लिए उसने भूमि ले रखी है तो उसका भी वो खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। और सरकार के किसी कृषि फार्म की बाउंड्री की भूमि हो गई, मतलब ऐसा कोई कृषि फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म है जो सरकार का है तो उसकी बाउंड्री की भूमि। और गांव के आसपास पीने के पानी के लिए मतलब ऐसी कोई भूमि रख रखी है कि भाई यहाँ पीने का पानी के लिए मतलब ट्यूबवेल, बोरिंग कुछ भी लगाएंगे। तो इस प्रकार धारा जो 16 है, आपकी धारा जो 16 है उसमें 14 प्रकार की हमें लैंड या भूमि बताई गई है जिनके खातेदारी अधिकार आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हो जाएगा, गोचर भूमि हो गई आपकी, कौन सी भूमि हो गई? गोचर भूमि हो गई। गोचर भूमि के बाद में नदी तल या नदी या तालाब की भूमि हो गई, या फिर सिंगाड़ा वगैरह जैसी कोई जलमग्न खेती होती हो वो झूम कृषि हो गई। सरकारी बाम की भूमि हो गई और कोई सरकारी भूमि हो गई या सैनिक पड़ाव की भूमि हो गई। इसके अलावा छावनी हो गई, रेल या नहर की बाउंड्री हो गई, सरकारी वन की बाउंड्री हो गई, या फिर कोई कृषि फार्म है सरकार का उसकी बाउंड्री हो गई। सिटी में म्युनिसिपल खाइयों की भूमि हो गई। और शिक्षण संस्थान की कृषि या खेल के उद्देश्य से ली गई भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आता है कि हमने इस अधिनियम राजस्थान जो टेनेंसी एक्ट है 1955 की विशेषता में ही हमने पढ़ा था कि यह एक्ट जो होता है अभिधारी को कुछ प्राइमरी राइट्स देता है उसकी होल्डिंग के ऊपर। तो ये जो है ये धारा 31 से लेकर और 37 तक इन प्राइमरी राइट्स के बारे में बताया गया है। पहला तो ये हो गया कि भाई ये मेरी होल्डिंग है, तो इस होल्डिंग के ऊपर मैं रहने के लिए घर बना सकता हूँ, मैं ये मेरा प्राइमरी राइट है। दूसरा मैं क्या होता है इसका पट्टा ले सकती हूँ, मेरा ये जो ज़मीन है मैं इसका पट्टा ले सकती हूँ, इस पट्टे का मैं प्रमाणीकरण करवा सकती हूँ। ओनली मैं प्रमाणीकरण कराऊंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं। इसके अलावा प्रीमियम, बेगार आदि कुछ भी नहीं देंगे। सरकार के द्वारा एक डिसाइडेड लगान है, रेवेन्यू है, केवल वो देना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो प्राथमिक अधिकारों के अंदर धारा 35 बोलती है कि लगान के अतिरिक्त मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। मैंने मेरी भूमि में जो भी सामग्री प्राप्त होती है, मान ले मैं मेरी ज़मीन को खोद रही हूँ, जुताई कर रही हूँ और उस दौरान मेरे को यहाँ पत्थर वगैरह मिल गए तो ये मेरी होल्डिंग के अंदर सामान मिला है और इसे यूज़ करने का मेरा पूरा राइट है। 36 के हमें नालबट का अधिकार दिया गया है कि ये मेरी होल्डिंग है, यहाँ मेरा ये कुआं है, इसके लिए का पानी मैं सिंचाई के लिए दूसरे को दे सकता हूँ और कैश और काइंड के रूप में मैं रेंट प्राप्त कर सकता हूँ। और एक क्या होता है, सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से आप इसे कुर्क विक्रय या जब्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार धारा
31 से लेकर और 37 तक मैंने प्राइमरी राइट्स पढ़े हैं अभिधारियों के या किसके काश्तकारों के। तो पहला तो ये हो गया कि उसकी ज़मीन में उसे रहने के लिए घर बनाने का अधिकार है। दूसरा क्या हो गया, वह पट्टा प्राप्त कर सकता है, पट्टे का वह प्रमाणीकरण करवा सकता है। उसके बाद के अंदर वो मतलब उसे प्रीमियम और मतलब बेकार देने की आवश्यकता नहीं होती है। लगान के अतिरिक्त उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है। उसकी भूमि में कोई चीज़ आ जाती है तो यूज़ कर सकता है। नालबट का अधिकार है और अभिधारी के अधिकारों को सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से जब्त कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने धारा 31 से लेके और 37 तक प्राइमरी राइट्स पढ़ लिए हैं, प्राथमिक अधिकार पढ़ लिए हैं। चलो अब हमने राइट्स तो दे दिए कि भाई ऐसे ऐसे राइट्स मिले। अब ये काश्तकारी अधिकार जो हैं कब समाप्त होंगे ये बताती है हमें धारा 63। धारा 63 कहती है कि यदि कोई काश्तकार है, किसान है और वो अपना कोई लीगल हीर या मतलब विधिक उत्तराधिकारी छोड़े बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके काश्तकारी अधिनियम समाप्त कर दिए जाएंगे, या फिर वो काश्तकार अपनी ज़मीन का सरेंडर कर दे या उसका परित्याग समर्पण कर दे या परित्याग कर दे, तब उसके काश्तकारी अधिकार समाप्त होंगे। तीसरा हो जाए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम या किसी भी चीज़ के लिए उस भूमि को यदि एक्वायर कर लिया जाता है तब उसके काश्तकारी अधिनियम समाप्त होंगे। उसके बाद में होता है कि जब उसका मतलब पोजीशन का जो राइट होता है वो ही छीन लिया जाएगा तो ऑनरशिप नहीं बचेगी, या मतलब ये जो टेनेंसी एक्ट के प्रावधान है उनके तहत उसे बेदखल मतलब बेदखली के आधार है वो आगे बताए गए हैं, या फिर वो अपनी होल्डिंग को बेच देता है या गिफ्ट डीड कर देता है। सातवां आता है कि वह इंडिया को भारत को इलीगल तरीके से छोड़कर चला जाता है और या फिर भूमि का आवंटन ही रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि भाई कैसे कैसे काश्तकारी अधिकार समाप्त हो रहे हैं किसान के, या तो वो बिना कोई लीगल हीड छोड़े मर जाए तो फिर उसके काश्तकारी अधिनियम अधिकार समाप्त, या फिर काश्तकार जो है वह अपनी ज़मीन का समर्पण या परित्याग कर दे। जब भूमि अधिग्रहण के तहत उसी भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाए या फिर उसका पोजीशन का राइट ले लिया जाए या टेनेंसी एक्ट के तहत उसे बेदखल कर दिया जाए या फिर काश्तकार ने अपनी ज़मीन बेच दी है या गिफ्ट कर दी है, भारत छोड़ के चला जाता है लेकिन लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, या भूमि के आवंटन को ही रद्द कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो काश्तकारी अधिकार जो होते हैं काश्तकार के वह समाप्त होते हैं धारा 63 में। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट धारा 78 78 सेक्शन। जब किसी इम्प्रूवमेंट को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, इम्प्रूवमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं 19 के अंदर सब क्लोज 19 में पढ़ा था धारा 5 के। धारा 5 के सब क्लोज 19 के अंदर हमने पढ़ा है कि इम्प्रूवमेंट हम पढ़े कि मतलब भाई अपनी ज़मीन है, ज़मीन में टीन शेड बना रहा है या बाड़ा बना रहा है पशुओं का या कोई पानी का बना रहा है या फिर ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे उस ज़मीन का मूल्य बढ़ रहा है उसकी होल्डिंग का, जैसे तारबंदी कर रहा है, ज़मीन को समतल कर रहा है या उसमें कोई पानी के कोई स्टोरेज के लिए कोई चीज़ बना रहा है। तो इस इम्प्रूवमेंट को लेकर यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा इस असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? असिस्टेंट कलेक्टर करता है। इम्प्रूवमेंट से लेकर जो विवाद होता है वो क्या क्या हो गया कि मतलब क्या विवाद हो सकता है, जैसे विवाद ये होता है क्या ये किया गया काम इम्प्रूवमेंट है, रियलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट की सुधार की श्रेणी में आता है, क्या इस सुधार के लिए मुआवजा दे है तो कितना दे है, ये सब चीज़ें इम्प्रूवमेंट के विवाद के अंतर्गत आती हैं। अब हम पढ़ेंगे धारा 85। धारा 85 ये कहता है कि यदि किसी होल्डिंग में पेड़ उगा हुआ है और उस पेड़ को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का जो निपटारा होता है वह तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। कौन करता है विवाद का निपटारा? तहसीलदार महोदय के द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे खेत के अंदर हमने जो पेड़ उगा रखा है, ये उगाते तो हम हमारी मर्जी से हैं, लेकिन इस पेड़ पे राइट्स और बेनिफिट्स का जो अधिकार होता है ना वह गवर्नमेंट का होता है। तो ये हो गई धारा 85। धारा 85 के बाद में हम पढ़ेंगे एक सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अधिकार की घोषणा को लेकर हम कोई वाद लेकर आते हैं।
आपको किसी पर्पज हेतु डिक्लेरेशन करवानी है, मतलब मेरे को कोई पर्पज है उसके लिए डिक्लेरेशन करवानी है कि भाई आज से मैं यहाँ का टेनेंट हूँ, भाई मैं यहाँ का टेनेंट हूँ यहाँ का, और मतलब रेंट जो होगा मैं लूँगा, आज से मैं यहाँ का सब टेनेंट हूँ, ये डिक्लेरेशन करवानी है। या फिर आज से मैं यहाँ का सिकमीधारी सीरी हूँ, ये सब डिक्लेरेशन करवानी है तो मुझे लेटर किसको देना होगा? असिस्टेंट कलेक्टर महोदय को मुझे ये लेटर देना होगा। अब हम देखते हैं आगे धारा 92। धारा जो 92 कह है, ये कह रही है कि यदि जमीन को लेकर या होल्डिंग को लेकर कोई विवाद है तो धारा 92 कह के तहत स्टे लाए जा सकते हैं। उस आदेश के अगेंस्ट में स्टे लाया जा सकता है कि भाई ये आदेश गलत है। दूसरा है धारा 117। धारा 117 हमें बताती है कि भाई यदि ये कहा जाए कि भाई लगान कितना देना होगा, कितना नहीं देना होगा, यह कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं तहसीलदार महोदय, डिसाइड करते हैं कि लगान कितना देना है और कितना नहीं देना। धारा 117 टेनेंसी एक्ट की। अब आएगा एक प्रश्न आता है इम्पोर्टेंट कि भाई कोई भी काश्तकार राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के उपबंधों के सिवाय अपनी जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, अब आप मतलब इसका परीक्षण कीजिए और बेदखली के आधार और यदि फिर किसी का दोषपूर्ण बेदखली हो भी जाती है तो क्या क्या समाधान है। तो सबसे पहले ये है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 161 है। कौन सी धारा है? धारा 161 है राजस्थान टेनेंसी एक्ट की। ये कहती है कि भाई किसी भी काश्तकार को उसकी जोत से केवल लीगल प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही आप बेदखल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कौन सी धारा कह रही है? धारा 161 है। बेदखली के आधार क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो गई कि भाई इसकी लगान बकाया है कि डिक्री ही पारित हो जाए। ये डिक्री जो होती है धारा 174 में सेक्शन A174 के अंदर पारित होती है कि भाई इस होल्डिंग को लेकर लगान बकाया है और इसकी डिक्री पारित हो जाती है। या फिर उसने जोत का इल्लीगल ट्रांसफर कर दिया है, यानी उसको सिकमी पट्टे पे दे दिया है, इल्लीगल बिना इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर किया है। या फिर वो अपनी होल्डिंग पर कोई हानिप्रद कार्य करता है तो फिर उसके जो काश्तकारी राइट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसे वहां से बेदखल किया जाएगा। अब खुद कास्ट गैर खातेदार व सिकमी अभिधारियों को बेदखली, मतलब यदि खुद कास्ट गैर खाते, वो तो खातेदार के लिए हो गया, यदि खुद कास्ट गैर खातेदार और सिकमी अभिधारियों को बेदखल करना है तो उसके प्रावधान 180 में दिए गए हैं। अतिक्रमण के आधार पे किसी व्यक्ति ने मान लो अपनी होल्डिंग में वो अतिक्रमण, किसी होल्डिंग को वह अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, दूसरे व्यक्ति की है और खुद कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उस आधार पर भी उसे बेदखल किया जाएगा और ये सेक्शन 183 में दिया गया है। और या फिर उसकी जो बंधक अवधि है वो ही समाप्त हो जाए तो उसके टेनेंसी राइट्स जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस आधार पर बेदखली की जा सकती है टेनेंसी एक्ट में। अब आएगा कि भाई दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध क्या क्या उपचार हैं। वो यदि उसके अवैध रूप से उसे बेदखल किया जाता है तो वो धारा 187 के तहत वाद ला सकता है भूमि क्षेत्र के कब्जे के लिए, ठीक है। या फिर आपने कब्जा कर लिया है तो मुझे मुआवजा या प्रतिकर दिया जाए, या फिर मैंने इसमें जो सुधार कर रखा था, इम्प्रूवमेंट कर रखा था, उसके लिए मुझे प्रतिकर या मुआवजा दिया जाए। तो ये हो गया धारा 187 के तहत। और एक धारा 187 ख बी के तहत बेदखल होने पर पुनः कब्जे के लिए वाद ला सकता है। और या फिर धारा 188 के तहत, कौन सी धारा? धारा 188 के तहत वह इस दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध स्टे भी ला सकता है। इस प्रकार हमने राजस्थान टेनेंसी एक्ट की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास किया है।